का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 12 इयर्स हो गए हैं बीजेपी गवर्नमेंट के 2014 से 26 तक। तो 12 इयर्स में क्या-क्या चीजें हुई हैं, तो इससे रिलेटेड डेली जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो निकलता है। तो आज जो है वो कल्चर हेरिटेज के लिए क्या-क्या चीजें हुई हैं इसका निकला था। और जैसे कि इसमें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये है नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा। ये इसका इनॉग्रेशन किया गया था 2019 में, और इसका बजट कॉस्ट 140.61 करोड़ रहा। ठीक है, इससे इंडिया का जो रिच सिनेमैटिक हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करने के लिए और प्रमोट करने इसका एक काम है। ठीक है, ये मुंबई में लोकेटेड है, और इसमें कई सारी जो रिस्टोर्ड मूवीज हैं उनको जो है वो रखा गया है, दिखाया जाता है। और तो मतलब एक ये पूरा इनका काम यही है कि डिस्प्ले करते हैं, और जो भी भारतीय सिनेमा के जो इतिहास की बहुत अच्छी मूवीज रही हैं, ठीक है, और उसमें दिखाते हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वगैरह हुआ है। बेसिकली ये इंडियन म्यूजियम ऑफ इंडिया, नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा, इसका जो है एक एफर्ट है कि जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन सिनेमा का ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्री में उसको शो करना, दिखाना। ठीक है, तो ये है। फिर इसके अलावा हेरिटेज कंजर्वेशन की अगर हम बात करें तो काफी सारे एफर्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से लगाए गए हैं हिस्ट्री और कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए 12 सालों में। और इसमें अगर हम बात करें तो 2017 में लॉन्च किया गया अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0। इसको फिर 2023 में इसका रिवैम्प किया गया। ठीक है, और इसमें यही है कि कैसे जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, जो नेशनल इम्पोर्टेंस के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको प्रिजर्व करना, प्रमोट करना। तो इसके अलावा हमारा पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव या प्रसाद स्कीम है। इसको सबसे पहले लॉन्च किया गया था 2015 में जनवरी। इसके तहत जो तीर्थ स्थान है, जो पिलग्रिमेज साइट्स हैं, जो हेरिटेज टूरिज्म है, उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बेहतर किया गया है। जो भी ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे श्रद्धा के तौर पे लोग जाते हैं देखने, उन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। सैनिटेशन सेफ्टी को बेहतर किया गया है। विजिटर्स या टूरिस्ट के लिए जो फैसिलिटीज हैं उनको और बेहतर किया गया है। और अभी जो डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का, इनके मुताबिक जो है ये प्रसाद स्कीम के तहत 54 प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया गया है डिफरेंट यूटीज और स्टेट गवर्नमेंट्स में। ठीक है, और इसमें 32 प्रोजेक्ट्स का जो है इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है। और इसके अलावा अभी अभी हमारा रिसेंटली सोमनाथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ये हुआ है, इसके बाद इनॉग्रेशन हुआ नए सिरे से जो टेम्पल है उसका। फिर केदारनाथ प्रसाद प्रोजेक्ट के तहत जो है इस केदारनाथ धाम का पूरा जो है डेवलपमेंट किया जा रहा है कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो जाएं। स्वदेश दर्शन ये लॉन्च हुआ था 2014-15 में। ये एक फ्लैगशिप स्कीम है, इसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा रहा है ताकि टूरिज्म को और प्रमोट किया जाए। टूरिस्ट सर्किट्स बनाए जा रहे हैं, जो डिफरेंट हेरिटेज साइट्स हैं उनको कवर किया जा रहा है। जो डिफरेंट जैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, इनसे रिलेटेड जो भी जगहें हैं। ठीक है, इसके बाद स्वदेश दर्शन को जो है वो नए सिरे से फिर लॉन्च किया गया, स्वदेश दर्शन 2.0 मार्च 2024 में। फिर अभी की बात करें तो एएसआई जो है वो जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, उनका जो है वो रख रखाव का काम पूरा एएसआई करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इसके तहत 3686 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं। नेशनल मिशन ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड एंटीक्स, इसको एएसआई के अंदर कर जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। और इसमें जो है वो एक नेशनल डेटाबेस बनाया जा रहा है जिसमें पता चल सके कि क्या क्या कितनी कितनी बिल्डिंग्स हैं, क्या क्या सारी चीजें हैं। इसके अलावा जैसे प्रसाद स्कीम हो गई, स्वदेश दर्शन स्कीम हो गई, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना या हृदय योजना है, ये भी 2015 में लॉन्च हुआ था। इसका उद्देश्य था
एक अर्बन इंटीग्रेटेड अर्बन डेवलपमेंट और हेरिटेज कंजर्वेशन। इसमें जो मेन सिटीज थी, इसमें 12 मेन सिटीज पे काम किया गया, जैसे अजमेर, अमृतसर, वाराणसी, पुरी। तो यहाँ पे सैनिटेशन पे ध्यान दिया गया, सिक्योरिटी पे, टूरिज्म को कैसे बढ़ाया जाए, जो इन सिटीज की जो एक कल्चरल आइडेंटिटी है उसको और कैसे बेहतर किया जाए। इसी के लिए जैसे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, इसका इनॉग्रेशन हुआ दिसंबर 2021 में। ये 355 करोड़ के से बना। फिर सोमनाथ टेम्पल का जैसे अभी हमने बताया, इसका भी रीडेवलपमेंट किया गया है। ठीक है, इसके अलावा केदारनाथ धाम में सोनप्रयाग केदारनाथ रोपवे बन रहा है, एडवांस 3S टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। राम मंदिर बना अयोध्या में, और इसमें जो है वो 2024 में इसको जो है वो लॉन्च किया गया, और एक लार्ज स्केल जो है वो डेवलपमेंट हुआ है जो अयोध्या सिटी है। टूरिज्म वहां पे काफी बढ़ा बढ़ा है, और जो नंबर ऑफ विजिटर्स हैं उनका नंबर काफी जो है वो बढ़ चुका है। इसी के साथ साथ महाकाल लोक प्रोजेक्ट है उज्जैन का। माँ कामाख्या दिव्य लोक परियोजना है असम की। इन एरियाज का भी डेवलपमेंट किया गया है। फिर हेरिटेज और कल्चर के कंजर्वेशन में जैसे और भी चीजें हुई हैं, रिलिक्स वगैरह जो हमारे पवित्र अवशेष हैं बुद्धिज्म के, उनको ले आया गया है बाहर कंट्री से। जैसे पिपराहवा का जो रिलिक्स है लॉर्ड बुद्ध का, ये 2025 में आया। इसके अलावा गॉडेस अन्नपूर्णा, इनकी मूर्ति कनाडा से वापस आई 2021 में। फिर राम सीता और लक्ष्मण का ब्रॉन्ज आइडल, ये यूके से आया 2020 में। फिर इसी तरह के सिमिलर जो रिलिक्स वगैरह हैं, इनको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से जो है वो लिया गया है। फिर इंडिया का पहला आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरियंशियल म्यूजियम, ये अभी जनवरी 2025 में स्टैब्लिश हुआ गुजरात के वाडनगर में, और इसका डेवलपमेंट कॉस्ट 298 करोड़ आया है। ये म्यूजियम 12,500 स्क्वायर मीटर में जो है वो फैला हुआ है। तो मतलब ये है कहने का मतलब कि इन पूरे 12 सालों में गवर्नमेंट ने हेरिटेज कंजर्वेशन पे विशेष जो है वो ध्यान दिया है। जो एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं, जो आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं, उनके रख रखाव, उनके प्रोटेक्शन पे, उनके डेवलपमेंट पे काफी सारा काम जो है वो किया गया है। और अडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोग्राम, इसको जो है वो इनिशियली इसको इंस्पायर किया कि इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से जो है वो काम किया जा रहा है, ताकि जो है वो टूरिज्म को और बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इम्पोर्टेंट हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स हैं, कब ये लॉन्च हुई, क्या इनका रहा, तो ये है। फिर यूनेस्को ने भी इंडिया के जो हेरिटेज है उनको रिकॉग्नाइज किया है, एक्सपेंशन हुआ है जो हमारी विरासत है उसका। और इंडिया में अभी 44 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया कि 12 न्यू साइट्स ऐड हुई हैं बिटवीन 2014 एंड 26। ठीक है, और फिजिकल साइट्स के अलावा 15 यूनेस्को की इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट एलिमेंट्स हैं जिनको की लिस्ट किया गया है ग्लोबली। और इसमें जो की इंक्लूजन्स हैं वो है योगा है, कुंभ मेला है, दीपावली है, दुर्गा पूजा है, गरबा है। ठीक है, तो ये इंडिया का जो एक ट्रेडिशन है, इसमें जो डाइवर्सिटी है उसको दिखाता है, और उसको कैसे यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है ये भी दर्शाता है। फिर इंडिया ने 46 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी सेशन जो है वो होस्ट किया था दिसंबर 2024 में। इससे भारत का जो ग्लोबल कल्चरल डिप्लोमेसी है और जो हेरिटेज लीडरशिप है वो और बेहतर हुआ है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम ये 1972 में शुरू हुआ विद द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। इंडिया ने इसको साइन किया 1977 में। और पहली जो साइट्स हैं जो इंस्क्राइब्ड हुई थी 1983 में, ये आगरा का किला और अजंता केव्स थी। इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ये स्टैब्लिश हुआ 2008 में अंडर 2003 कन्वेंशन फॉर द सेफ गार्डिंग ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, तो ये जो अभी साइट्स हैं 44 साइट्स, ये रिफ्लेक्ट करती हैं कि काफी जो है ये वर्क हुआ है हमारे यहाँ, जो साइट्स वगैरह हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके कंजर्वेशन के लिए। और 6
ग्लोबल रैंकिंग है इंडिया का। अगर हम बात करें नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, सबसे पहले जो है वो इटली है, इसके बाद चाइना है, फिर जर्मनी है, फिर फ्रांस है और फिर स्पेन है। ठीक है, तो ये सारे जो इंफॉर्मेशन है ये एग्जाम प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर कैसे जो हमारा हेरिटेज है इसको डिजिटली प्रिजर्व किया जा सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने ज्ञान भारतम मिशन इसको लॉन्च किया 2025 में। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जिसका एम है प्रिजर्व करना, डिजिटाइज करना, डिसेमिनेट करना इंडिया का जो वास्ट मैन्यूस्क्रिप्ट है, मतलब जो लिखी हुई चीजें हैं, जो हमारे वेद पुराण जो सारी चीजें हैं, जो हेरिटेज है, उनको प्रिजर्व करना, उनको डिजिटल फॉर्म में प्रोटेक्ट करना। तो इससे क्या होगा, एक रिकॉर्डेड रहेंगी सारी चीजें, जो भी हमारी मनुस्मृतियां हैं उनका, और इजिली एक्सेसिबल रहेंगी फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्च, और कैसे पब्लिक को भी उनसे जो है वो जोड़ा जा सकेगा। ठीक है, तो इस इनिशिएटिव में जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का यूज किया गया है, ताकि जो, क्योंकि ये जो मनुस्क्रिप्ट्स हैं ये काफी पुराने हैं, और इनको कैसे सेफगार्ड किया जाए और कैसे इनको ग्लोबली एक्सेसिबल बनाया जाए, तो इसमें इस मिशन के अंतर्गत काम हो रहा है। और अभी तक इस मिशन के अंतर्गत 8 लाख डिजिटाइज मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो डिफरेंट फॉर्मेट्स में इनको इंक्लूड किया जा चुका है। और इसमें बताया गया है कि 1.29 लाख manuscripts आर एक्सेसिबल टू द पब्लिक ऑन नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी। ठीक है, इसके अलावा नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट सर्वे ये लॉन्च हुआ था मार्च 2026 में, जो कि आइडेंटिफाई करता है, डॉक्यूमेंट करता है और एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल डेटा बेस बनाता है जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनका। इसमें न्यू टेक्नोलॉजीज का यूज किया जा रहा है, जिसमें कि लिडार स्कैनिंग है, जीआईएस बेस्ड मैपिंग है, ड्रोन बेस्ड सर्वे करवाया जाता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करवाया जाता है। फिर इसमें एआई इनेबल्ड टूल्स का भी यूज किया जा रहा है। ठीक है, और जो हैंड रिटन टेक्स्ट के रिकॉग्निशन में, इसके अलावा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का यूज किया जाता है एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए, मेटा डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए। और ओवर 44 लाख प्लस मैन्युस्क्रिप्ट्स हैव बीन डॉक्यूमेंटेड, इनके लिए जो है वो भाषणी प्रोग्राम के तहत जो है वो 482.85 करोड़ का एक आउटले रखा गया था। भाषणी लॉन्च हुआ 22 में। ये 22 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं इसमें। ठीक है, तो मतलब अगर किसी किसी अदर लैंग्वेज में जो है वो ट्रांसलेशन चाहिए, तो इस टूल की मदद से वो इजीली जो है वो हो जाता है। भारत जन ये एआई मॉडल्स डेवलप कर रहा है इंडिया की जो 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा आदि वाणी है, ये ट्राइबल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करने के लिए है, और इसके थ्रू जो ट्राइबल जो लिटरेचर है, जो चीजें हैं, उनको प्रिजर्व और कंजर्वेशन का काम किया जा रहा है। इसमें संथाली, भीली, मुंदरी, गोंडी, इन सब का जो वर्क है उसको डिजिटल तौर से प्रिजर्व किया जा रहा है। ठीक है, फिर इसके अलावा कई सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे अनुवादिनी है, ई कुंभ है, संचिका, ज्ञान सेतु, इनके द्वारा भी जो है वो जो इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस हैं, जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, उसको प्रिजर्वेशन का काम किया जा रहा है। और इसमें कई सारे लर्नर्स को कनेक्ट किया गया है, ताकि उनको एजुकेट किया जाए और वो भी इसमें जो है वो एक प्रमुख भूमिका निभा सके। तो ज्ञान भारतम मिशन भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और कैसे, मतलब इसमें क्या-क्या हुआ है, ये सारे जो फैक्ट्स हैं ये आ सकते हैं। और ये इंडिया का नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स है, ये एस्टैब्लिश हुआ था 2003 में। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे फिर ज्ञान भारतन मिशन जो बना है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ये आता है। और 5 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स का जो है वो डॉक्यूमेंटेशन इसके तहत जो है वो किया जा चुका है। फिर 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। और इसको मनाया जाता है, मतलब पहली बार ऑटिस्टिक प्राइड डे सेलिब्रेट हुआ 2005 में। इसको एसपीज फॉर फ्रीडम इन्होंने द्वारा शुरू किया गया था। ऑटिज्म एक डिसेबिलिटी है, इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसेबिलिटी कहा जाता है, जिसमें न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। और इसमें जो है वो
कुछ चैलेंजेस होते हैं कम्युनिकेशन में, रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर होता है या रिपीटेटिव बिहेवियर, मतलब कोई जो बच्चा है या जो कोई पर्सन है जिसको ऑटिज्म है, वो एक ही तरह का बिहेवियर पैटर्न जो है वो बार बार दिखाएगा। लाइफ लॉन्ग कंडीशन होती है ये, ठीक है। और ये जो भी इंडिविजुअल होता है उसके विद इन 3 ईयर जो है वो देखने मतलब हो जाती है। तो इसके बारे बारे में जो है वो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जो है ये डे मनाया जाता है। 2026 में ऑटिस्टिक प्राइड डे का जो थीम है वो रहा रिकॉग्निशन, रिप्रेजेंटेशन एंड रिफॉर्म, ठीक है। और अगर हम देखें तो इसका क्या कॉज है वो एग्जैक्टली exactly नोन नहीं है, लेकिन ये बिलीव किया जाता है जो डॉक्टर्स हैं कि मतलब बहुत जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स का इफेक्ट जो है वो पड़ता है, ठीक है। और इसमें डिसलेक्सिया भी हो जाता है और कई तरह के जो है वो सिम्टम्स जो है वो होते हैं, किसी में ज्यादा हायर लेवल का होता है, किसी में कम लेवल का होता है। तो ऑटिस्टिक प्राइड डे 18 जून को सेलिब्रेट मतलब मनाते हैं ताकि इस डिजीज के बारे में और अवेयरनेस बढ़ाई जा सके। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 का जो रिपोर्ट है इसकी पूरी एनालिसिस में बताया गया है कि ये इंडिकेट करता है कि इंडिया में मिक्स्ड प्रोग्रेस जो है वो हुआ है। इसमें बताया गया है कि चाइल्ड स्टंटिंग का जो लेवल है ये डिक्रीज हुआ है 35.5 से 29.3। तो ये सजेस्ट करता है कि लॉन्ग टर्म न्यूट्रिशन बेहतर हुआ है, डेप्रिवेशंस में कमी आई है, ठीक है। और इसमें बताया गया है कि जो इम्प्रूवमेंट है ये बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटीज, इम्यूनाइजेशन, मैटरनल एजुकेशन, इनहैंस्ड वाटर सैनिटेशन सब सर्विसेज इनकी वजह से, साथ ही साथ फीडिंग प्रैक्टिसेस की वजह से जो है ये हुआ है। फिर इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल बर्थ ये भी जो है वो बढ़ा है और 90% जो है वो अभी है। 91% डिलीवरीज जो है वो स्किल्ड पर्सनल्स के अटेंड मतलब इनके द्वारा कराया जाता है। 95% जो मदर्स हैं ये एंटीनेटल विजिट्स जो है वो रिसीव होता है, ये डॉक्टर्स को दिखा पाती हैं। वैक्सीनेशन कवरेज काफी है, 87% जो बच्चे हैं 12 टू 23 मंथ्स का, तो इनको जो है वो वैक्सीनेशन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से करवाया जाता है। फिर इसमें कहा गया है कि मतलब इतने काफी सारे चेंजेस हुए हैं, पॉजिटिव चीजें हुई हैं, इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स का रेट हाई हुआ है, बट 50% जो न्यू बॉर्न है उनको जो है वो फर्स्ट आवर में जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रॉब्लम है और इसको इंटेंसिफाई करना होगा क्योंकि जो इनिशियली जो मिल्क होता है, मदर मिल्क होता है, वो बच्चे की हेल्थ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है। इसके बारे में और वर्क करना होगा, अवेयरनेस और बढ़ानी होगी। फिर अप्रोक्सीमेटली 60% जो चिल्ड्रन हैं 6 to 8 मंथ्स उनको जो है वो रिसीव करते हैं सेमी और सॉलिड सेमिट फ्लूइड, और 15% जो है वो 6 to 23 जो मंथ्स के होते हैं उनके पास एडिक्वेट डाइट होती है। तो कहीं ना कहीं इसको भी इम्प्लीमेंट करना होगा, बेहतर तरीके से अवेयरनेस बढ़ानी होगी कि कैसे जो है क्या क्या डाइट पैटर्न जो है वो होना चाहिए। फिर इसके अलावा वुमेन का जो वर्क बर्डन है इस पे भी इस सर्वे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि ओनली अबाउट 30% ऑफ वुमेन रिपोर्टिंग पेड वर्क इन पास्ट ईयर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है वो ओवरऑल जो लेबर है मतलब जो अगर प्रेग्नेंट है तो उस टाइम पे जो है वो वर्क नहीं मिलता है, ठीक है, अनपेड वर्क उनको करना पड़ता है और इसकी वजह से जो वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन है वो बेहतर नहीं है, तो इस पे भी और वर्क करना होगा। फिर इसमें कहा गया है रिपोर्ट में कि जो कोई भी बेबी बॉर्न होता है उसके जो इनिशियल 1000 डेज होते हैं वो काफी क्रिटिकल होते हैं, उस पे ज्यादा फोकस देना चाहिए। तो प्रेजेंट टाइम में पोषण अभियान है गवर्नमेंट का और ये टारगेट करता है बेसिकली कि कैसे जो है वो बाल चिल्ड्रन को जो है वो आइडेंटिफाई किया जाए, रिहेबिलिटेट किया जाए, ताकि जो आगे चल के जो उनका ग्रोथ है उसमें कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम जो है वो ना आए, ठीक है। तो ये इस डेटा में जो है वो सारी चीजें बताई गई हैं, तो ये इसको जस्ट पढ़ लेना क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर अभी एक रिपोर्ट आई थी
और इसमें जो है वो बताया गया है कि जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है इसका इनैक्टमेंट हुआ 2023 में, और इसके बाद से असेंबली इलेक्शन जो है वो करवाया गया 20 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। मतलब काफी सारा लेजिस्लेटिव चेंज जो है वो हुआ है। इसके बाद भी इसमें बताया गया है कि आउट ऑफ 31,429 कैंडिडेट्स जिन्होंने की इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, सिर्फ 10% जो है वो वुमेन थी, 10.2%। और जो फीमेल कैंडिडेट्स का जो प्रपोर्शन है वो 14% भी नहीं रहा है, ज्यादातर जो जुरिस्डिक्शंस रहे हैं उसमें। वुमेन रिजर्वेशन की बात करें तो एक ये मैंडेटरी रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। 33% जो है वो सीट्स ये वुमेन के लिए रिजर्व करता है। लेकिन ये मतलब मतलब फर्दर जो है वो ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है कि कैसे जो है महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा एज ए कैंडिडेट सेलेक्ट किया जाए और फिर फर्दर उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो आगे रहे। ठीक है। और इसमें रिपोर्ट में कहा गया है कि 23 के बाद से जो है वो जनरल इलेक्शंस हुए थे इस बिल के पैसेज के बाद से। और इसमें कहा गया कि 8,360 कैंडिडेट्स थे लोकसभा के पोल्स के लिए, और उसमें जो है वो सिर्फ 800 जो है वो फीमेल्स थी। और 542 कॉन्स्टिट्यूंसीज में 152 ऐसी लोकसभा क्षेत्र थे जहां से कोई भी वुमेन कैंडिडेट जो है वो नहीं। तो एक तरफ जहाँ पे वुमेन को का पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात कही जा रही है, रिजर्वेशन को ले आया गया है, और अभी रिसेंटली में जो है वो गवर्नमेंट बिल ले आई थी कि इंक्रीज करेंगी सीट्स और फिर उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाएगा। बट ग्राउंड लेवल पे उतना चीजें जो है वो नहीं दिख रही हैं, तो इस पे और वर्क करना पड़ेगा कि कैसे महिलाएं जो है वो एज ए कैंडिडेट पहले उनको पॉलिटिकल पार्टीज दें। इसके अलावा सोशल भी बहुत सारे स्टिग्मा होते हैं, वुमेन्स का पार्टिसिपेशन नहीं हो पाता है ड्यू टू फैमिली रोल्स, उनका एक अलग वो रहता है। तो इस पे उसको और बढ़ाने के लिए जो है वो काफी काफी अभी जो है वो वर्क करना होगा। ठीक है। और अभी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि स्पेसिफिक असेंबली इलेक्शंस में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है वो हायर रहा है, बढ़ा है। उड़ीसा की बात कही गई है कि इसमें जो है वो 13.9% वुमेन कैंडिडेट पार्टिसिपेट किया। उसके बाद दिल्ली में 13.7%, फिर पुदुचेरी में 13.6%। तो कुछ स्टेट्स में जो है वो पार्टिसिपेशन बढ़ा है। तो इसमें यही है कि कैसे जो है जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो और ज्यादा से ज्यादा जो है वो वुमेन को इलेक्ट करें और उनको बढ़ावा दें, तभी जाके जो पर्पस है वो सॉल्व होगा कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिक्स में भी आगे आए। फिर जैसा कि हमको पता है कि नीट का एग्जामिनेशन 21 जून को है, और उसके चलते जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इन्होंने टेलीग्राम चैनल, एक मैसेजिंग ऐप है, इसको जो है वो ब्लॉक कर दिया है, अभी बैन कर दिया है फॉर एग्जामिनेशन टाइम तक की, मतलब 22 जून तक। तो इनका जो ये डिसीजन है ये हाईलाइट करता है किस एक्ट के तहत जो है ऐसा किया है। तो ये सेक्शन 69A है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, जो कि एम्पावर करता है गवर्नमेंट को टू ऑर्डर इंटरमीडियरीज टू ब्लॉक ऑनलाइन इंफॉर्मेशन कुछ सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशंस में। और ये जो बैन किया गया है इसको मतलब इंटेंशन यही है कि मिसयूज जो है वो उसको रोका जा सके, एग्जाम पेपर जो है वो लीक ना हो, फैले ना। ठीक है। और इसी के लिए जो है ये इन्होंने ये एक्शन जो है वो लिया है। और अभी इन्होंने जो है वो टेलीग्राम चैनल ने जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में अपील भी की है। तो अभी इसका जो और फाइनल जो वर्डिक्ट है वो नहीं आया है। तो 69A इम्पोर्टेंट रहेगा, जो कि अथॉरिटी देता है यूनियन गवर्नमेंट को टू प्रोहिबिट पब्लिक एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन थ्रू कंप्यूटर रिसोर्सेज, जिसमें कि एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स भी जो है ये होती हैं। तो अगर इसको जो है ये एक्सरसाइज करती है गवर्नमेंट, तो ऐसा होना चाहिए कि कोई मतलब सॉवरेंटी इंटीग्रिटी पे कोई खतरा हो, सिक्योरिटी पे या किसी कंट्री के साथ जो है वो फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन करने पे, उसके लिए ये जो है वो है। लेकिन ऐसे जब रिस्ट्रिक्शन जो है वो गवर्नमेंट लगाती है, तो कहीं ना कहीं जो एक फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है जो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 19(1)(a), तो उसको ये ब्रीच करता है। ठीक है। और अभी जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वैलिडिटी ऑफ इंडेफिनिट इंटरनेट बैन्स, जैसे कि जम्मू कश्मीर में हुआ था,
affirming that internet access is protected by Article 19(1)(a) and 19(1)(g). तो ये कवर करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को, और राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ट्रेड। तो अब इसमें यही है कि जो बैन किया गया है उसको मतलब एक टेस्ट होना चाहिए कि हाँ क्या क्यों इसको किया गया, क्या ये नेसेसरी था या क्या और कोई मेजर्स नहीं थे जिनको कि अडॉप्ट किया जा सकता था। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें कि इसको जो है वो उनको भी देखना होगा कोर्ट को। और जो बैन किया गया है इससे जो है वो लगभग 150 मिलियन यूजर्स को जो है वो इफेक्ट जो है ये इस पे पड़ा है। इसके अलावा आईटी एक्ट का सेक्शन 79 है, ये प्रोवाइड करता है एन इंटरमीडियरी सेफ हार्बर प्रोविजन। इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म्स आर जनरली नॉट हेल्ड लायबल फॉर थर्ड पार्टी कंटेंट। मतलब कि किसी और पार्टी का कोई अगर कंटेंट है तो उस वो अगर टेलीग्राम पे पब्लिश हो रहा है या किसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो इसके लिए जो पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है वो लायबल नहीं होगा अगर वो प्रॉपर डिलिजेंसली काम करते हैं। और अगर कोई इलीगल कंटेंट है ऐसा आता है तो तुरंत वो उसको एड्रेस करते हैं और उस पे जो है वो एक्शन लेते हैं। तो काफी सारी चीजें हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के बारे में पूछा जा सकता है, जिसका जो सेक्शन है किसके तहत जो है वो क्या किया गया है, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। आर्टिकल्स जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच से रिलेटेड और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन से रिलेटेड, तो ये भी इसमें जो है वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो ये सारे जो इसके पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर इंडियन आर्मी ये पार्टिसिपेट करेगी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज खान क्वेस्ट में। ये मंगोलिया में होगा जून 20 से 3 जुलाई तक। 5 हिल्स ट्रेनिंग एरिया है उलान बतार मंगोलिया में। इस इवेंट का एम है दोनों कंट्रीज के बीच में जो कोलैबोरेशन है उसको बेहतर करना। मतलब दोनों नहीं, इसमें और भी कंट्रीज जो है वो इन्वॉल्व होंगी, और इसमें कैसे जो है वो पीस सपोर्ट ऑपरेशंस को जो है वो किया जाता है, इस पे जो है वो वर्क होगा। और इसके पहले ये जो एक्सरसाइज है ये मंगोलिया में ही हुई थी 2025 में, जून 14 से जून 28 तक। ठीक है। ये एक्सरसाइज खान क्वेस्ट, ये इसका ओरिजिन हुआ एज अ बाइलेटरल इवेंट बिटवीन यूएसए एंड मंगोलियन डिफेंस फोर्सेस इन 2003। फिर 2006 से इसमें मल्टीलेटरल जो पीस कीपिंग एक्सरसाइज बन गया, और इसमें अदर कंट्रीज भी जो है वो पार्टिसिपेट करने लगी। तो इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। मंगोलिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और इसका लोकेशन है बिटवीन रशिया एंड चाइना। और ठीक है, तो ये है। फिर प्लस जो है वो एक्सरसाइज का नाम ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, तो इसको याद रखना। फिर फर्स्ट ऑफ 6 इंडिजिनस एयर कुशन व्हीकल्स, ये इनको बनाने का काम जो है वो चौगुले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जो है इन्होंने किया है। तो इनको इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए बनाया गया है। तो इसका जो है वो इंडक्शन हुआ, पहले जो व्हीकल है उसका कल गोवा में इसका जो है वो हुआ इंडक्शन। और ये माना जा रहा है कि इससे जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उसका जो ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस है वो और बेहतर होगा, और कोस्टल एरियाज और जो ऑफशोर एरियाज हैं वहां पे जो चैलेंजेस हैं उसको बेहतर तरीके से ये टैकल जो है वो कर सकेंगे। ठीक है। और एयर कुशन व्हीकल्स की बात करें तो ये एक तरह का क्राफ्ट होते हैं दैट ट्रेवल्स ओवर लैंड वाटर मड आइस एंड अदर सर्विसेज बाय मीन्स ऑफ एन एयर कुशन, या इसको होवर क्राफ्ट भी कहा जाता है। तो इसी के और ज्यादा प्रोक्योरमेंट के लिए जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो है वो इस कंपनी के साथ जो है वो डील किया था। तो इसी के तहत पहला जो इनका वो है वो इनको मिल गया है। फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री इन्होंने अप्रूव किया है 8.25% इंटरेस्ट रेट फॉर फिजिकल ईयर 25-26, जो ईपीएफओ के जो सब्सक्राइबर्स हैं। और ये करीब 7.8 करोड़ का जो है ये कंट्रीब्यूशन जो है वो इनका होता है। ठीक है। और सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज है, ये एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है ईपीएफओ का। तो उन्होंने ये नए इंटरेस्ट रेट जो है वो इनको प्रपोज किया है।
और अब इसके बाद से फाइनल जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है इसको जो है वो रेटिफाई करेगी, तब जो है वो जो बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट हैं ये इसमें मिलेगा। ईपीएफओ के बारे में जाने रहो, ये लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर टर्म्स नंबर ऑफ मेंबर्स के टर्म में बात करें या जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन है। इसका जो प्रिंसिपल डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होता है। ठीक है, तो ये है ये। फिर फिर प्रधानमंत्री मोदी जी आज 23rd इंस्टॉलमेंट रिलीज करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत। 28 जून को करेंगे ये। हुगली डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल के, वहां के ताराकेश्वर से। और इसके लिए जो है वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ये पूरा जो इवेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे। माना जा रहा है कि इसमें जो है ये जो मनी है 18,880 करोड़ का, इसको डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाएगा 9.4 करोड़ फार्मर्स के अकाउंट में, जिसमें 2.18 करोड़ जो है वो फीमेल फार्मर्स का, इनको जो है वो बेनिफिट मिलेगा। इसी में ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का भी लॉन्च करेंगे वेस्ट बंगाल में। साथ ही साथ रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, इसको भी लॉन्च किया जाएगा। ये स्कीम्स 2016 में लॉन्च किया गया था उनको, ताकि जो फार्मर्स हैं उनको क्रॉप के लॉस के अगेंस्ट जो है वो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सके, अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी होती है, जैसे कि सूखा पड़ जाए या पेस्ट जो है वो उनके क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दे या डिजीज लग जाए किसी तरह का उसको। और चूंकि वहां पे दूसरी गवर्नमेंट थी तो वो भी सारी चीजें जो है वहां पे प्रॉपर तरीके से लॉन्च नहीं हुई थी, तो अभी इनको ये वेस्ट बंगाल में इसको जो है वो करेंगे। इसके अलावा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत जो है ये 2817 करोड़ का इनिशिएटिव जो है ये इसको भी लॉन्च करेंगे। और एग्री स्टैक को लॉन्च करेंगे वेस्ट बंगाल में। एग्री स्टैक एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है फॉर वेरीफाइड एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, जैसे कि कैसे फर्टिलाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा क्या है, कैसे किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह जो है वो मिले, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो एमएसपी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन पे। फिर इसके अलावा ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसका भी जो है वो इसको भी इनिशिएट करेंगे। और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की अगर बात करें तो इसको 16 जुलाई 2025 को जो है ये कैबिनेट ने अप्रूव किया था। उसके बाद 11 अक्टूबर को इसको 100 टारगेट डिस्ट्रिक्ट्स में लॉन्च किया गया था। ऐसी डिस्ट्रिक्ट जहां पे लो प्रोडक्टिविटी है, लो क्रॉपिंग इंटेंसिटी है, ताकि जो एग्रीकल्चर है उसको और बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल के डिफरेंट जो एरियाज हैं वहां पे इन सारी स्कीम्स को लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, इसको भी जो है इसके लिए भी जो है वो इवेंट होगा, ताकि जो एग्रीकल्चर है उसमें ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उनको और बढ़ावा देने का काम जो है वो हो। फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च हैदराबाद, इन्होंने एक डेवलप किया है और डिमॉन्स्ट्रेट किया है इनोवेटिव बायोपॉलिमर बेस्ड स्मार्ट सीड कोटिंग टेक्नोलॉजी का। माना जा रहा है इससे जो सीड क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी, क्रॉप एस्टेब्लिशमेंट बेहतर होगा, और जो बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेसेस होते हैं उससे के अगेंस्ट जो क्रॉप है वो बेहतर तरीके से उगे। एबायोटिक बायोटिक मतलब एबायोटिक होता है जैसे कि कोई हीट ज्यादा है, ठीक है, या विंड ज्यादा है, उसकी वजह से अगर कोई स्ट्रेस होता है, प्लांट प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं कर पाता है, तो उसमें ये रिडक्शन होगा। बायोटिक मतलब कि माइक्रोबियल्स के इफेक्ट की वजह से जो है वो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है प्लांट्स को। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसको इंडियन पेटेंट जो है वो ग्रांट किया गया है। और ये बायोडिग्रेडेबल बायोपॉलीमेरिक मटेरियल का यूज जो है वो करके मल्टी फंक्शनल प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो बनाएंगे अराउंड सीड्स। और इससे जो है ये माना जा रहा है कि जो प्लांट्स हैं वो बेहतर तरीके से और ग्रो करेंगे। और ये जो एक प्रोटेक्टिव माइक्रो एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करेगा, जो रैपिड जर्मिनेशन मतलब उसमें जो ऐसे जो बीज रहेंगे वो बहुत तेजी से ग्रो करेंगे, ग्रोथ उनकी बढ़ जाएगी, रूट डेवलपमेंट और बेहतर होगा, और जो टॉलरेंस है डिफरेंट एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस से वो जो है वो कम होगा। और चूंकि इंडियन फार्मर जो है वो उनको काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, और जो यहाँ का जो रेनफॉल है वो भी काफी एरेटिक होता है, जो मानसून है वो
काफी ड्रॉट का सिचुएशन जो है वो उनको फेस करना पड़ता है। टेम्परेचर एक्सट्रीम्स बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है टेम्परेचर में। सॉइल क्वालिटी में भी डिग्रेडेशन है। तो इन सब चीजों से निपटने के लिए या फाइट करने के लिए ये स्मार्ट सीड कोटिंग टेक्नोलॉजी जो है ये बेहतर तरीके से आगे आने वाले टाइम में और वर्क करेगी। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में इन्होंने लॉन्च किया स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम फूड ग्रेन स्टोरेज के लिए। इसके लिए न्यू दिल्ली में जो है वो सेरेमनी हुई। और इसमें अ, इंडिया का जो फूड ग्रेन स्टोरेज इकोसिस्टम है उसको मॉडर्नाइज किया जा रहा है। और इसमें एआई इंटेलिजेंस का भी जो है वो यूज किया जाएगा। और डिफरेंट जो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेस्ड जो टेक्नोलॉजीज है इनके तहत ये काम करेंगे। और जो फूड ग्रेन वेयर हाउसेज है वो बेहतर तरीके से अब जो है वो काम कर सकेंगे। इनको 215 बैग बेस्ड फूड ग्रेन वेयर हाउसेज जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है इसमें जो है वो इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और इसके अलावा जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है ये भी इस सिस्टम को डिप्लॉय करेगा एडिशनल 150 वेयर हाउसेज में। ठीक है। और ये स्मार्ट वेयर हाउस जो सिस्टम है ये डिफरेंट जैसे टेक्नोलॉजी जैसे फास्टैग है इन सब से जो है वो कनेक्टेड रहेगा। जियो टैगिंग, स्मार्ट लॉक, एआई इनेबल्ड बैग काउंटिंग, बैग वगैरह की काउंटिंग हो जाएगी। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम को यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से डिटेक्ट करेंगे। तो माना जा रहा है कि इसमें जो है वो टेक्नोलॉजी के आने से जो फूड का जो लॉस होता है, जो है वो सड़ जाते हैं, प्रॉब्लम होती है रख रखाव में, स्टोरेज में, तो उसमें जो है वो कमी आएगी। तो इसी के लिए इसको जो है वो डेवलप किया गया है। और इससे मतलब एफिशिएंसी जो है वो बढ़ेगी। टाइमली जो व्हीकल्स हैं उनका भी जो है वो आएंगी और उससे जो है वो इम्प्रूव होगा प्रोडक्ट, ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है वो और बेहतर होगी। फिर अभी ईरान और यूएस मतलब जो वॉर है वो एंड हो गई है। और दोनों जो कंट्रीज हैं इनको एक 14 क्लॉज का एमओयू जो है ये अभी इन्होंने कल साइन किया है। और इसमें काफी सारा जो है वो निगोशिएशन चला है, उसके बाद जो है ये एक एग्रीमेंट में जो है वो पहुंचे हैं। और ये जो 26 का जो एग्रीमेंट हुआ है, जो एमओयू साइन हुआ है, ये पिछले बार जब ईरान के साथ यूएस का एक वो था, प्रॉब्लम चल रहा था, तब उससे काफी जो है वो डिफरेंट है। तो क्या-क्या जो इनके जो जो पूरी डील है उसमें कितने क्लॉज हैं, क्या-क्या ये कहते हैं, इनके से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसमें पूरा बताया गया है। मतलब प्रीलिम्स में नहीं, बट एक इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या-क्या है। ऐसा डील तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि क्या-क्या चीजें जो है वो हुई हैं। तो जैसे इसमें क्लॉज 1 है, ये कहता है ये प्रिंसिपल वॉर टर्मिनेशन क्लॉज है जो कि मैंडेट करता है कि हर तरह की जो हॉस्टिलिटीज हैं उनको रोका जाएगा, इंक्लूडेड लेबनान, जो लेबनान के साथ इसराइल और यूएस का पूरा वॉर चल रहा था उसको भी। इसको जो है ये यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प और ईरान के प्रेसिडेंट मसूद फिजिकियान इन्होंने जो है वो साइन किया है। और इसमें ये भी कहा गया है कि 60 डे इंटरिम पीरियड है, कैरीज अ रिस्क ऑफ रिन्यूड इजरायली बॉम्बेड, मतलब इसराइल की तरफ से भी लेबनान पे जो है बॉम्बार्डिंग की जा रही है। तो कहा जा रहा है कि इसराइल कहीं ना कहीं जो है इन चीजों को एक्सेप्ट जो है वो नहीं कर पा रहा है। और इसके लिए इसराइल और यूएस के रिलेशनशिप में भी काफी जो है वो प्रॉब्लम देखने को भी मिल रही है। ठीक है। फिर क्लॉज 2 है, ये प्रिवेंट करता है इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। तो एक ये जो ट्रम्प का प्रीवियस रैशनेल था कि ये अटैक कर सकते हैं रेजीम चेंज के लिए इजराइल में, इन्होंने जो ईरान पे जो इन्होंने अटैक किया था, इनका यही कहना था कि वहां पे जो रेजीम है वो काफी जो है वो ऑर्थोडॉक्स है और वहां के जो लोग हैं उनको उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम है। तो ये क्लॉज ये प्रिवेंट करता है कि ये फर्दर ऐसा काम जो है वो नहीं करेंगे। क्लॉज 3 है, ये अलाउ करता है फॉर म्यूचुअल कंसेंट टू एक्सटेंड द 60 डे निगोशिएशन पीरियड बिफोर अ फाइनल एग्रीमेंट। तो ये मतलब 60 दिन का एक निगोशिएशन पूरा टाइम चल रहा है तो फाइनल एग्रीमेंट के पहले तो इसको ये आगे बढ़ाएंगे। इकोनॉमिक मेजर्स जो है वो और कंट्रोल ओवर स्ट्रेटेजिक वेज, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यूएस ये जो क्लॉज 4 है ये कहता है कि यूएस जो ब्लॉकेट वगैरह लगा के रखा है उसको हटाएगा पूरी तरह से। ठीक है। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में इनका जो यूएस का जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स है इनको रिमूव करेगा। क्लॉज 5 है, ये
कहता है कि ईरान विल अलाउ अनकंडीशनल ट्रांजिट पैसेज, मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मोज से किसी भी तरह का कंडीशन नहीं लगाएंगे और जितनी भी शिप्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से पास प्रोवाइड करेंगे, पास होने देंगे। इसके अलावा एम्पावर करता है ईरान और ओमान को तो डिफाइन द फ्यूचर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, कि ईरान और ओमान मिलकर डिसाइड करें कि कैसे इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इनको चलाना है। ठीक है। फिर इसके अलावा क्लॉज 6 है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके तहत जो यूएस है, ये 300 बिलियन का डॉलर का जो है वो एक प्लान है जो कि यूएस जो है वो डेवलप करेगा, और इससे ईरान के का री कंस्ट्रक्शन करने में ये हेल्प करेंगे। और ये एक ईरान का एक एवेन्यू है टू री एक्सेस द इंटरनेशनल इकोनॉमी। इनके अगेंस्ट जो इन्होंने ब्लॉक्स वगैरह लगाया था उसको भी रिमूव करेंगे, ईरान के कंस्ट्रक्शन में फिर मदद करेंगे। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सैंक्शंस वगैरह से रिलीफ मिला है। न्यूक्लियर प्रोग्राम इसमें एक की कंपोनेंट है। फिर इसमें जो 7th क्लॉज है वो कहता है कि सैंक्शंस रिलीव इन द फाइनल डील, मतलब फाइनल डील जो होगी उसमें जो है वो सैंक्शंस में इनको काफी सारा रिलीव मिलेगा। क्लॉज 8 कहता है ईरान का कमिटमेंट नॉट टू प्रोक्योर और डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स, मतलब ईरान कमिट कर रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो नहीं बनाएंगे। और ये इन्होंने काफी टाइम से इनका मेंटेन कर रहे हैं कि 2003 से कि हम जो है वेपन्स जो है वो नहीं बना रहे हैं। ठीक है। और उसी को लेके मेन जो है वो इशू भी था। फिर इसके अलावा इसमें मतलब टोटल 14 क्लॉजेज हैं, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं। इसके अलावा 11 क्लॉज ये करता है यूएस अनफ्रीजिंग, जो ईरान के एसेट्स हैं उनको अनफ्रीज करेगा, जो इनके बैंक फॉरेन बैंक्स होल्डिंग्स वगैरह को जिसने फ्रीज कर रखा था, इससे तो इसका जो इससे जो इकोनॉमी है उनकी और बेहतर होगी। फिर इसके अलावा जो क्लॉज 13 है ये एक म्यूचुअल प्रायोरिटीज को बनाता है 60 डेज तक, जब निगोशिएशन चलेगा कि कैसे क्या क्या चीजें जो है वो करनी है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। तो अब ये डील है, अब ये इनको ये साइन करेंगे, इस पे पूरा बातचीत करेंगे। तो देखना होगा कि कैसे और चीजें जो है वो होती हैं। रिलेशन जो है यूएस और ईरान का, इसमें काफी सारा जो है वो डिस्ट्रक्ट और वो सब देखने को मिलता है। और इसमें पहले की जो ईरान की गवर्नमेंट थी वो यूएस बैड गवर्नमेंट थी, उसको खत्म करके ईरान रिवॉल्यूशन हुआ, फिर न्यू गवर्नमेंट आई। फिर उनके साथ यूएस का काफी टाइम से जो है विवाद रहता है। वॉर भी चला, करीब 100 डेज से ज्यादा का वॉर चला। और फिर अब ये डील हुआ है तो माना जा रहा है कि इससे ग्लोबल जो है वे एक पीस मेंटेन होगा, और आगे आने वाले टाइम में जो भी क्राइसिस चल रही है, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो ठीक हो पाएंगी। फिर फ्रांस, अभी जैसे पीएम यो मोदी ये फ्रांस गए थे, तो यहाँ पे जो है वो काफी सारी कंपनी से इन्होंने, इनके जो हेड्स हैं उनसे बातचीत की। एक फ्रेंच एआई कंपनी है, इसका नाम है मिस्ट्रल एआई। तो इन्होंने अपना इंटरेस्ट जताया कि ये इंडिया में अब काफी जो है वर्क करेंगे। इन्होंने कहा है कि ये इंडियन लैंग्वेज एआई मॉडल्स को डेवलप करने में काम करेंगे। मिस्ट्रल एआई ये बना है 2023 में। और गूगल डीप माइंड और मेटा के फॉर्मर जो है वो रिसर्चर्स रहे हैं, उन्होंने जो है वो मिलके इसको जो है वो बनाया है। तो मिस्टर एआई भी, इससे नाम पता होना चाहिए कि एक फ्रेंच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है जो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को डेवलप कर रही है। फिर आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और अमरावती क्वांटम वैली, ये लोग मिलके क्वांटम इंक्यूबेटर को लॉन्च करेंगे अमरावती में। ठीक है। और 28 जून को इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि एआई में जो एडवांस टेक्नोलॉजी को जो है वो बेहतर करना, क्वांटम टेक्नोलॉजीज पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना, सेमीकंडक्टर, रोबोटिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजीज को। ठीक है। फिर 16 इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड फार्माकोपोइसिस, ये जो है वो ब्राजील के ब्राजीलिया में जो है वो इनकी मीटिंग हुई। और इंडिया की तरफ से इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट जो है वो किया है। और इसमें जो है वो इन्होंने हाईलाइट किया कि कैसे जो इंडिया है उसका काफी एडवांसमेंट हो रहा है। और एक ग्लोब एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है इंडिया ग्लोबल हार्मोनाइजेशन एफर्ट्स में। और हमारे यहाँ जो मेडिसिन वगैरह हैं इनको जो है बेहतर तरीके के जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को जो है वो बनाया जा रहा है। इस बार की जो मीटिंग है ये कहाँ हुई, 16 इंटरनेशनल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड फार्माकोपोइसिस, ये जो है वो ब्राजील में हुई है, उसका
इसको याद रखना। फिर नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इनका 23rd फाउंडेशन डे में ये सेलिब्रेट होगा 19 जून को। और इन्होंने काफी जो है वो वर्क किया है इंडिया का जो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको स्ट्रेंथन करने में, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो इंडिया का हुआ है उसको सपोर्ट करने में। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसने एक पिवटल रोल प्ले किया है। ये डिफरेंट जो आई एंड डोमेन है इनको जो है वो डेवलप करता है, फैसिलिटेट करता है इंटरनेट एक्सचेंज सर्विसेज को, आईपी एड्रेसेस बनाने में इनमें, ठीक है। और तो ये इनका फाउंडेशन डे सेलिब्रेशन में ये लॉन्च करेंगे एआई पावर्ड WHOIS स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म। और इससे माना जा रहा है कि इंडिया का जो डोमेन स्पेस है वो और बेहतर होगा और ट्रस्ट वर्दी जो है वो होगा। और ये ऑर्गेनाइजेशन अभी जो है वो 3.9 मिलियन डॉट इन डोमेन्स नेम को जो है वो मैनेज करता है। इंडिया जो है वो टॉप 10 कंट्री कोड डोमेन में है रजिस्ट्री ग्रुप ग्लोबली में, मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो डोमेन वगैरह है उनका रजिस्टर जो है वो किया जा होता है। और ठीक है, तो ये है तो इंडिया का जो नेटवर्क है उसको फ्यूचर रेडी बनाने के लिए इन्होंने एक विशेष जो है वो लाइन का एक योगदान रहा है। और ये अभी 79 इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट को ऑपरेट करते हैं अक्रॉस द कंट्री। और इसमें डिफरेंट डोमेन्स को ये सपोर्ट करते हैं इन डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में, 22 जो शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं इसमें। ठीक है, तो ये निक्सी का जो सेलिब्रेशन हो डे है ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। निक्सी या NIXI की बात करें, नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। और ये जो है वो वही मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत बना है, ताकि जितने भी डोमेन्स वगैरह हैं जो इंटरनेट सर्विसेज हैं कंट्री में उनको ये और बेहतर कर रहे हैं और प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये आज का सारा करंट अफेयर्स था। आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए।